नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अब हम लेके आ चुके हैं 31 मार्च 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर जो बनता है आपका, जितने भी करंट एस्पेक्ट थे, जितने भी करंट इश्यू थे, उनमें से आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो किसी पीसीएस का हो, चाहे आपके आरएएस का हो, चाहे किसी और से संबंधित हो, अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ आइए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप दोस्तों पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ एकदम ऑथेंटिक करंट अफेयर, एकदम हैंड रिटन। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएएस आरएएस। वैसे तो आप में से कई दोस्तों को ये नाम ही याद हो गया होगा, विद आरजे। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लें और हैंड रिटन नोट्स वहाँ से ले लें और सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़ने की आदत डालें। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, और हमारे YouTube चैनल को भी भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं आप, चैनल की रीच बढ़ती है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों इधर उधर की बातें किए बिना हम आते हैं सीधे आज के न्यूज़ एडिटोरियल डिस्कशन पे कि हमारे आज के न्यूज़ आर्टिकल क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, आज बहुत बेहतरीन न्यूज़ आर्टिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको ढंग से पढ़ना, क्योंकि इनमें से एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपन पहला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल हमसे क्या कहता है। तो यह कहता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों पहले मैं आपको क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही आपकी समझ में क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस कॉन्क्लेव को करने का क्या उद्देश्य रहा है। तो दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन की एक पद्धति है, जो संचार है हमारा, दूर संचार जो हम बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उसी की एक पद्धति है। तो आप बोलोगे सर उसका तो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, ये क्वांटम कम्युनिकेशन से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखो, जो हम परंपरागत रूप से यूज करते हैं जब मोबाइल फ़ोन वगैरह का, तो उसके अंदर हम जिस चीज़ का यूज करते हैं वो होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। किसका? ईएम वेव्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसके करने से क्या होता है दोस्तों? वैसे तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब ईएम वेव्स थी तो सिग्नल ब्रेक बहुत होता था। क्या होता था? सिग्नल ब्रेक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी। और क्या रहता था? और यदि आपका फ़ोन कोई कहीं दूसरी जगह हैक कर लिया है तो आपको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो पाती थी। मतलब हैकिंग की प्रॉब्लम, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, हैकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी। ठीक है, और जो क्वांटम कम्युनिकेशन है वो आपका जिस फॉर्म में आपके सिग्नल को भेजता है वो है लाइट की फॉर्म, प्रकाश की फॉर्म। किसकी? लाइट। आपसे सिग्नल लिया, उसको प्रकाश की फॉर्म में बदला, छोटे छोटे पैकेट बनाए, फोटोन। उन फोटोन के रूप में क्या होता है, आपका जो संदेश है, जो भी है, वो जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे सिग्नल ब्रेक नहीं होता। दूसरा क्या होता है? जैसे ही कोई हैकर इसके अंदर एंटर होगा, वैसे ही तुरंत आपको पता लग जाएगा कि आपका फ़ोन हैक है या आपका कॉल हैक है। तो इससे क्या होगा? इससे साइबर सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा, जो आपकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है टॉकिंग की, वे ऑफ टॉकिंग की, वो बढ़ेगी। ठीक है, अब आपकी समझ में क्वांटम कम्युनिकेशन आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन आगे। जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं हम क्या क्या इसके अंदर जो टेक्निकल बातें हैं उनको हम देखे लेते हैं। तो कब किया गया था इसका जो क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था 27-28 मार्च 2023 को। इसको आपको कोई नहीं पूछने वाला है किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली के स्थित विज्ञान भवन में। ये आपसे पूछा जा सकता है छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, एग्जाम कोई छोटा नहीं होता, वन डे एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। इसके आयोजक कौन थे? तो आयोजक था हमारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग इसका आयोजक था। अब इसके उद्देश्य क्या थे? इस आयोजन को करने के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी की नवीनतम जो प्रगति है उसके बारे में अपन को जानना है कि भाई लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में। ठीक है, क्यों जानना है भैया हमें? एक सुरक्षित संचार अवसंरचना के निर्माण में क्वांटम टेक्नोलॉजी के संबंधित अनुप्रयोगों पर चर्चा करना है भैया हमें। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इससे जो क्वांटम कम्युनिकेशन है वो बहुत सुरक्षित पद्धति है,
एक तो आपका सिग्नल ब्रेक नहीं होता, दूसरे आपके बीच में जो हैकर आके आपका डाटा हैक कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ कैसे पहुँची, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की टेस्ट गाइड, मतलब जो हम जिस तरह से करेंगे उसकी टेस्ट गाइड, भाई टेस्ट तो ले लें अपन। और क्वांटम सेफ एंड क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी सिस्टम पर मानक तैयार करना है। ठीक है, इन पे क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड तैयार करना है कि भैया हम यूज तो करेंगे तो उसकी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहेंगे, उस पर एक टेस्ट गाइड ले लेते हैं। क्वांटम सेफ मतलब जो हमारा अवसंरचना, जो हमारा संचार है वो किस तरह से सेफ रहेगा, मतलब जो क्लासिकल है उससे किस तरह से अच्छी तरह से सेफ रहेगा, उसके बारे में जो मानक हैं उनके बारे में हमें जानना है। इसीलिए हमने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। वैसे ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले 2-4 हो रखे होते तो शायद पूछना नहीं भी पूछता, लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है तो सारे के सारे इंडिया के अंदर जो एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। तो आगे जो है भैया आपने सुनी होगी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विश्व में कहीं भी नहीं टिकती हैं, तो उसी की एक रैंकिंग है, उस पर अपन देख लेते हैं, आपको जान के बहुत खुशी होगी। ठीक है, कि द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023, मतलब विषयों के आधार पर जो द क्यूएस जो हर बार यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालता है, वो इस बार यूनिवर्सिटी को छोड़कर विषयों के आधार पर निकाला है कि किस विषय के अंदर कितने कितने पाठ्यक्रम चलते हैं। तो वो उन पाठ्यक्रमों में विश्व की किस यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थान है। ठीक है, ये वैश्विक विश्वविद्यालय रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि 1600 विश्वविद्यालयों के 51 विषयों को की जो कोर्स हैं उनको जो है प्रदर्शित किया गया था। 1600 यूनिवर्सिटी, 51 विषय, और इन 51 विषयों के 51 जो सब्जेक्ट थे उनके अलग अलग पाठ्यक्रम, मतलब अलग अलग कोर्सेज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालय कौन कौन से रहे इस मामले में, तो पहले पर रहा मैसाचुसेट्स, जो हमेशा ही रहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का, दूसरे पे कैम्ब्रिज यूके का, और तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वही यूएसए की। ठीक है, अब अपन जानते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर पहुँचा। तो भारत ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मेरे भाइयों बहनों। आपको मैंने पहले ही कहा था, आपको ये सुन के बहुत गर्व होगा, आपको जान के गर्व होगा। तो विश्व के शीर्ष 100 श्रेष्ठ जो पाठ्यक्रम थे, विषय भले ही 51 है लेकिन उनके अलग अलग पाठ्यक्रम थे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री एक विषय है लेकिन उसके पाठ्यक्रम अलग अलग हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, मेडिएवल का, एंशिएंट का, और वर्ल्ड का, और मॉडर्न का, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फलाने का, मतलब कई तरह के कोर्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट 51 लेकिन कोर्स कई सारे थे। तो शीर्ष जो 100 थे उसमें से 44 कोर्स भारत के थे। शीर्ष 100 में हमारे 44 पाठ्यक्रमों को स्थान मिला। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा पाठ्यक्रम रहा वो सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसकी विश्व में सराहना की गई। तो पहली है अपनी सवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। सवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, इसका जो डेंटल मेडिसिन था, दंत चिकित्सा कार्यक्रम था, उसको 13वीं रैंक मिली है। 100 में से कौन सी मिली, 13वीं रैंक मिली। ठीक है, हमारे IIT मद्रास का जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है उसके पाठ्यक्रम को 21वां स्थान मिला। IIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम है उसको 49वां स्थान मिला। JN यूनिवर्सिटी, जिसको कई महाशय बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को बंद ही कर देना चाहिए। भाई अगर शरीर में बुखार आ जाए तो गर्दन नहीं काटी जाती, उसकी दवाई दी जाती है। तो हो सकता है JNU के अंदर बहुत सारे मामले गड़बड़ हो रहे हैं, देश विरोधी तत्व भी हैं, तो उन देश विरोधी तत्वों का इलाज करना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। तो JNU जो है हमारी, उसका समाजशास्त्र का जो कोर्स है, वो 68वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा था, 68वें स्थान पर रहा था वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 1600 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया है। IIT कानपुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो कोर्स है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो 89वें पर रहा। मतलब ये है कि IIT जो दिल्ली है उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा 49 पर, और IIT कानपुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा आपका 87वें स्थान पर। ठीक है, IIT बॉम्बे का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो रहा आपका 92वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा, 92वें स्थान पर, 92वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो भारत ने जो टोटल प्रदर्शन किया है आपका, अगर हम देखें पूरा समग्र प्रदर्शन जो किया है, वो पिछले वर्ष की तुलना में 17.2% सुधार हुआ है। उस चीज़ के अंदर कितने परसेंट का सुधार हुआ है, 17.2 का सुधार बहुत बेस्ट होता है।
खैर चाइना ने हमसे भी ज़्यादा सुधार किया है, उसने 21% के समथिंग किया है, लेकिन भारत के बारे में अगर 17.2 है तो भैया बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसे भारत के हालात हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब विषयों के आधार पर जो क्यूएस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उसके बारे में जान लेते हैं कि रिपोर्ट है वो कैसे कैसे जारी की जाती है। तो दोस्तों ये वार्षिक रूप से जारी की जाती है। यह विषय विशेष के अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान कराती है। मतलब हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हम सारे टेंशन में। अब हमें समाजशास्त्र पढ़ना है, अब समाजशास्त्र पढ़ना है तो हमें पता लग गया ना जेएनयू का बेस्ट एंड बेस्ट है, तो सीधे जेएनयू जाओ। मतलब स्टूडेंट के लिए फ़ायदा करती है, पेरेंट के लिए फ़ायदा करती है। भविष्य में स्टूडेंट को किस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स लेना है ये उसके लिए जारी की जाती है। ठीक है, तो इस वर्ष के अंदर डेटा साइंस, कला और इतिहास, मार्केटिंग, ये 3 नए विषय जुड़े थे इसके अंदर। इसमें मतलब पहले इन तीनों विषयों के बारे में जो क्यूएस है वो रैंकिंग नहीं निकालता था, लेकिन इस बार इन तीनों विषयों के बारे में भी क्यूएस के द्वारा रैंकिंग निकाली गई है। दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब जो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है वो है स्वामी निवेश फंड। अब आप बोलोगे ये स्वामी नित्यानंद जो है वो निवेश करने लग गए क्या, जो स्वामी निवेश फंड के नाम से आने लग गया? नहीं भैया, ये किसी स्वामी जी का फंड नहीं है, इसका नाम है बस स्वामी निवेश फंड, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। ये क्या है? ये सामाजिक जो प्रभाव है उसका कोर्स है, समाज प्रभाव कोष। मतलब ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिससे समाज प्रभावित हो रहा है, वैसे तो सारी से ही होता है, लेकिन जिनसे डायरेक्टली प्रभावित है, डायरेक्ट कनेक्ट है, उस तरह की योजना परियोजनाओं में जो निवेश किया जाता है उसको स्वामी निवेश फंड का नाम दिया गया है। ठीक है, अब लॉन्च किसने किया है ये फंड? ये किया है आपके वित्त मंत्रालय ने। प्रबंधक कौन है इसका? तो प्रबंधक है एसबीआई सीएपी वेंचर लिमिटेड। अब आपने एसबीआई देख लिया, आगे लगा मतलब एसबीआई समूह की ही ये कंपनी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस फंड को, इस निवेश फंड को इंट्रोड्यूस कराने का इसका उद्देश्य क्या है? तो यह फंड जो है वो सस्ती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है, जो कि बीच में रुकी हुई हैं अथवा पैसे की कमी से जूझ रही हैं। तो आपने देखा होगा, देखो भैया भारत के अंदर सच में पैसे की तो बहुत कमी है। अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें तो सच में बहुत कमी है। भारत की बहुत सी आबादी ऐसी है जिसको अभी तक आवास नहीं मिला है, वो तरपाल टांग के फुटपाथ पर जीते हैं। और यदि ऐसी कोई योजना गवर्नमेंट के द्वारा चालू भी की जाती है तो उसके लिए जो फंड है वो सबसे अंत में आता है, क्योंकि और भी सारी चीज़ें जो उस आवास योजना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वास्थ्य, भोजन, वो आवास से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं जो सस्ती हैं, पीछे रह जाती हैं, मध्यम आय वाली हैं, मतलब उनसे गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो इस तरह की जो परियोजनाएं जिनमें उनको धन देती है, कि जो रुक जाती हैं, जैसे धन की कमी है, रुक गई भैया परियोजना, आधी बनी और रुक गई बीच में, या पैसे की कमी से जूझ रही है, चल तो रहा है उसका कामकाज लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, तो उस तरह की परियोजनाओं को क्या करती है? ये निवेश उपलब्ध कराती है। यह ब्राउनफील्ड परियोजनाओं एवं स्ट्रेस्ड आबाद परियोजनाओं के लिए अंतिम ऋणदाता माना जाता है। ठीक है, कौन सा है? अंतिम, मतलब इसने नहीं दिया तो कोई नहीं देगा। इसके साथ ही यह रेरा के अंतर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट को भी फंड उपलब्ध करवाती है। मतलब वही अंत में निकल के आ जाता है कि ऐसी परियोजनाएं जो स्ट्रेस्ड हैं, रुकी हुई हैं या चल भी रही हैं तो मरी मरी चल रही हैं, उस तरह की परियोजनाओं के लिए, स्पेशली जो समाज से डायरेक्टली कनेक्ट है, उनके लिए क्या करता है? ये निवेश उपलब्ध करवाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारी, दही के अन्य नाम क्या क्या हैं। अब आप बोलोगे सर क्या पर्यायवाची पढ़ाने बैठे करंट अफेयर के नाम पर? पहले देख लो फिर मैं बताता हूँ यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है। देखो, दही के अन्य नाम है अपने मोसारू, एक है थायर, एक है पेरुगू, एक है जामत डॉड। ये क्या है कि आपके साउथ के अंदर ये नाम बोले जाते हैं। कौन सा? मोसारू, थायर, पेरुगू, जामत डॉड। ठीक है, अब यूपीएससी आपसे एक लाइन का प्रश्न पूछेगा छोटा सा, कि मोसारू का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? नीचे देगा ए एक अभ्यारण्य, बी एक नेशनल पार्क जहां पे हाल ही में गिर लॉयन को स्थापित किया गया है, सी इसरो के द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह, डी दही का उपनाम या फिर दही की एक प्रजाति। बस आपसे ये पूछ लेगा, या दही का एक टाइप। प्रजाति तो क्या होगी खैर दही में, दही का एक टाइप, बस ये पूछ लेगा। आप मार के आओगे गिर फलाना ढीका
और समझ में ही नहीं आया कि दही हो भी सकता है। आप ये समझोगे कि यार एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया देखते ही, अब ये 3 बचे हैं, पता लगा जो राइट था वही एलिमिनेट करके बैठे हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। ये न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके पीसीएस के स्तर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि हाल ही में 2 नवीनतम जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं वो हैं, एक तो गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में, एक है आपका ये है तामोर पिंगल। कौन सा है? तामोर पिंगल। ये दोनों का नाम याद रख लेना भैया, आपसे पूछ लेगा कि नवीनतम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने आगे की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल क्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल हमें सीधा धरती से ले जाता है आसमान में। ये है हमारा EOS, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट है। किसके द्वारा प्रक्षेपित है? इसरो के द्वारा, जो पृथ्वी के अवलोकन का कार्य करते हैं। अब अपन देख लेते हैं ये क्यों तो हम इसको पढ़ रहे हैं और EOS क्या है उसकी पूरी डेप्थ में जाके अपन देख लेते हैं कितने EOS के सैटेलाइट जा चुके हैं। चलो आगे। तो दोस्तों हाल ही में जो EOS 6 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 6 है, उसने पृथ्वी के फोटोग्राफ निकालने का चर्चा में हाल ही में नए फोटोग्राफ भेजे हैं। ठीक है, समंदर के, धरती के, वो सारे भेजे हैं कि भैया देख लो कितने अच्छे फ़ोटो खींचता हूँ मैं, अच्छा फोटोग्राफर हूँ। तो अपन EOS श्रेणी के सभी सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आपसे कोई ना कोई प्रश्न मिल ही जाएगा 100%। एक तो क्वांटम कम्युनिकेशन वाला, एक ये वाला टॉपिक, एक 2 नए टाइगर रिजर्व वाला टॉपिक, एक ये सारे के सारे, ये एक स्वामी निवेश फंड, ये सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज न्यूज़ आर्टिकल जितने भी हैं, वैसे तो रोज़ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छे लगे हैं। ठीक है, तो EOS 1 के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। पहला तो दोस्तों पहले EOS वगैरह के बारे में जाने उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी भूकक्षाएँ होती हैं और कहाँ कहाँ सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसी पेज पे बता देता हूँ कोने में। दोस्तों ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, 3 कक्षाएँ होती हैं, लियो, मियो और जियो। बताता हूँ मैं आपको, लियो, मियो और जियो। इनका अर्थ है लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये होती है सबसे ऊपर जियोसिंक्रोनस, जिसको बोलते हैं भूस्थैतिक। कौन सी? भूस्थैतिक। लियो को बोलते हैं पोलर, भूस्थैतिक। भूस्थैतिक मतलब यहाँ से भूमि जो है वो सैटेलाइट को एकदम स्थिर दिखाई देती है। ये लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। जो भूस्थैतिक है उसमें से 3 उपग्रह लगाकर आप पूरी की पूरी अर्थ का ऑब्जर्व कर सकते हो। 3 उपग्रह लगाएंगे बस, इस तरह से पूरी की पूरी अर्थ हो जाएगी ऑब्जर्व। मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, बाकी किसी दिन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सैटेलाइट को कैसे छोड़ते हैं, कैसे वो अपनी अर्थ में पहुंचता है, कैसे वहाँ पर जाके वो वर्क करता है, और जब डेड होता है तो उसको नीचे उतारते हैं या वहीं ख़त्म करते हैं, या वहीं ख़त्म करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और उतारते हैं तो क्या करते हैं, वो मैं आपको पूरा एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अपन EOS श्रेणी के जो सभी उपग्रह हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है। तो EOS 1 जो है वो कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन सहायता के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब ये किस जगह जाएगा? जब हम कृषि और वानिकी और आपदा प्रबंधन के बारे में पता लगाएंगे तो धरती के सबसे नज़दीक होगा, ये धरती के सबसे क्लोज होगा, तभी तो हम सही कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इनमें से जो 6 सैटेलाइट है उनमें से कई धरती के एकदम क्लोज वाली उसमें भी हैं, ऑर्बिट में भी हैं, कई मियो के अंदर भी हैं और कई जियो के अंदर भी हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन सहायता के लिए अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना कि भाई हमारी फसल को कितना नुकसान हुआ है, हमें कितनी आपदा आई है, उसका हमें किस तरह से प्रबंधन करना है, ये सारी चीज़ें कौन? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है। अब EOS 2, भाई EOS 1 है, जब इससे ये चीज़ें जान लेते हैं अपन, तो EOS 2 को अपन ने क्यों छोड़ा? EOS 2 को अपन ने क्यों पर इतना खर्चा किया? तो दोस्तों जो कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान सहित नवीन तकनीकों, मतलब इन्हीं चीज़ों का पता लगाएगा जिनका EOS 1 लगा रहा था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी हो गई तो ये और अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, अब EOS 3 के बारे में जान लेते हैं कि ठीक है सर, एक में आपने बहाना मारा दिया कि तकनीकी सही नहीं थी इसीलिए दूसरे छुड़वा दिया हमसे।
अब तीसरा क्यों छुड़वा रहे हो भैया? देखो, भूस्थैतिक कक्षा में ये कहाँ जाएगा? आपके जियो सिंक्रोनस में 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका यूज किया है रियल टाइम इमेज, मतलब एक समय विशेष पर एक स्थान विशेष की उसके ऊपर अवलोकन रखना, मतलब 24 घंटे उपग्रह एक ही स्थान पर नज़र रख सकता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी के लिए, जैसे कि आपकी सुनामी वगैरह आई तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि इस वाले तट पे 2 दिन पहले ही पता लग गया अपन को किस वाले तट पे कब सुनामी आने वाली है। उसका कारण यही है अपना EOS 03 कि भैया जी घर से निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत करने के लिए तत्कार हो जाओ। अब है अपना EOS 4, किसके बारे में जानेंगे? EOS 4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। यह रडार इमेजिंग उपग्रह है। यह भी क्या करता है? यह कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मृदा के अंदर नमी, जल विज्ञान, मतलब मृदा के अंदर नमी कितनी है इसी के आधार पर कोई क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या विशेष परियोजनाएं चलाई जाती हैं, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र, किसी क्षेत्र को घोषित करने के लिए वहाँ मृदा की नमी कितनी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। यह बाढ़ का मानचित्रण भी करता है कि कहाँ कहाँ बाढ़ पहुँचे तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ तक नुकसान हुआ है। तो अब बात करते हैं अपन EOS 05 के बारे में। यह क्या है? यह एक जियो सिंक्रोनस भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित उपग्रह। यह भी क्या करता है? यह भी भूमि का अवलोकन ही करता है कि भैया भारत भूमि को किसी से कोई खतरा तो नहीं है, प्राकृतिक आपदा वगैरह या किसी और चीज़ से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं EOS 06, जिसके कारण आज हम इस जो न्यूज आर्टिकल है उसको पढ़ रहे हैं, वो EOS 06 ही है। यह महासागर से संबंधित सेवाएं, जैसे महासागर के अंदर कौन कौन सा जो हमारा प्रोजेक्ट है कहाँ चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें, मछली पकड़ने का एरिया कौन सा संभावित अच्छा रहेगा, आज फलानी जगह पर मछलियाँ ज़्यादा मिलेंगी, उस जगह पर कम मिलेंगी, इसी के आधार पर हम मछुआरों को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इन्फॉर्मेशन, और मछुआरे उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। यह महासागर की स्थिति का भी पूर्वानुमान लगाता है, मतलब आज भैया जी गुस्से में हैं, हो सकता है सुनामी आ जाए, आज भैया जी बहुत खुश हैं तो आज लो टाइड रहेगा, आज भैया जी का दिमाग खराब है तो आज हाई टाइड होने की संभावना है, चक्रवात भी आ सकता है। तो इस तरह से सारी जानकारी है वो EOS 6 के द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। अब आते हैं हम बाइकॉम सत्याग्रह के ऊपर। तो दोस्तों बाइकॉम सत्याग्रह क्या है कि 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जो 1924-25 में यह आंदोलन हुआ था, इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो इसलिए ये अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपके बाइकॉम महादेव मंदिर, त्रावणकोर, जो आधुनिक केरल का हिस्सा है, वहाँ से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? आधुनिक केरल के जो त्रावणकोर है वहाँ पर बाइकॉम महादेव मंदिर है, वहाँ से प्रारंभ होता है। यह एक दलित आंदोलन था। कौन सा था? दलित आंदोलन था, मंदिर में प्रवेश लेने के लिए और जो सड़कें मंदिर तक जाती हैं उन पर चलने के अधिकार के लिए था, ठीक है। वैसे तो ये दलित आंदोलन था, लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता थे ज़्यादातर वो सवर्ण ही थे। लेकिन ये सही बात में तो जो जागरूक लोग थे उनका उन लोगों के खिलाफ आंदोलन था जो रूढ़िवादियों में, रूढ़ियों के अंदर जकड़े थे, फंसे पड़े थे। सही अगर तरीके से देखें तो ये उस तरह के आंदोलन थे। लेकिन हमारे देश पर जिन लोगों ने शासन किया वो लोग, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने ही हमारा इतिहास लिखा, ये दुर्भाग्य है। वो लोग तब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन भारत उनके ऊपर राज्य ना करने लग जाए। यदि हम एक हो जाते हैं तो हमें विश्व विजेता, विश्व गुरु, विश्व महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या है, जाति पाति धर्म में यहीं लड़ते मरते कटते रहते हैं, और जो लोग अपना जो लक्ष्य है तब पूरा नहीं कर पाए, मुझे लगता है वो अब पूरा कर देंगे। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी तो बातें पीछे की, अपन अपने एग्जाम को देखते हैं पहले। तो नेतृत्व किस किस ने किया? TK माधवन ने किया, के केलप्पन ने किया और KP केशव मेनन जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। गांधी जी कई बार यहाँ पर आए भी थे। यह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। कैसा? मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रथम आंदोलन था, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आज के अंतिम न्यूज की, तो वो हैं अजय बंगा जी, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो न्यूज आर्टिकल है, न्यूज एडिटोरियल डिस्कशन है, वो आपकी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
शेयर करेंगे तो रीच बढ़ेगी भैया, और ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियोज़ बनाने में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में नए दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।